हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अभिषेक एंड यू ऑल आर वाचिंग ए मैटियर ट्यूटोरियल। तो मेरी जो चर्चा चल रही थी वो टेंसर्स के ऊपर चल रही थी। टेंसर्स में मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सारे के सारे टेंसर्स हैं। ये लाइन से मैं हमेशा स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर बना सकूँ मैं टेंसर्स से। टेंसर नया है, न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, लेकिन हम लोग इसके साथ फैमिलियर हो सके, इसीलिए मैं हमेशा इस लाइन से स्टार्ट करता हूँ कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारे के सारे टेंसर्स हैं। जितने भी स्केलर्स हैं रैंक 0 टेंसर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं रैंक 1 के टेंसर्स हैं, जितने डायडिक्स हैं वो रैंक 2 के टेंसर हैं। तो पिछले वीडियोस में जो क्लासिफिकेशन था टेंसर्स का वो ऑन द बेसिस ऑफ रैंक था, है ना। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं कहने का मतलब है कि कुछ कोऑर्डिनेट्स मेजर करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए। फिर हम लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं, है ना। तो जो हमें नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें मिला अपने बेसिस वेक्टर्स को चेंज करने के बाद, बेसिस वेक्टर्स यानी आई कैप, जे कैप एंड के कैप को चेंज करने के बाद हमें जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला उसमें हम लोग फिर से उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स मेज़र करते हैं। फिर हम लोग उन पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स मेज़र हुए और जो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स मेज़र हुए उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखते हैं। तो जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे तो जो कोफिशिएंट होगा, जो ऑपरेटर होगा, जो ट्रांसफॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट्स को, वो अगर 0 तो रैंक 0, वो अगर 1 तो रैंक 1, वहाँ पे अगर कोफिशिएंट्स 2 तो रैंक 2 यानी डायडिक्स, वहाँ पे कोफिशिएंट्स 3 तो रैंक 3 यानी ट्रायडिक्स, वहाँ पे कोफिशिएंट 4 तो रैंक 4 यानी कि टेट्राडिक्स। इसी तरीके से अगर वहाँ पे कोफिशिएंट्स n तो रैंक n, और फिर n रैंक n का जो टेंसर है उसे हम लोग जनरल टेंसर कहते हैं, है ना। तो जनरल टेंसर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं तो 3 टू द पावर r, वेयर r इज द रैंक ऑफ दैट टेंसर, 3 टू द पावर r अगर हम लोग लिख दें जहाँ पे r क्या है, उस टेंसर का रैंक है, तो हमें ये पता चल सकता है कि उस टेंसर के कितने कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कि 3 टू द पावर 0 स्केलर्स के लिए रैंक 0 होता है स्केलर्स का, तो 3 टू द पावर 0 क्या 1, 3 टू द पावर 1 क्या 3 यानी वेक्टर्स के 3 कंपोनेंट्स, 3 टू द पावर 2 क्या 9 यानी डायडिक्स के 9 कंपोनेंट्स। इसी तरीके से ये चलेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग 4 डायमेंशंस में हैं तो 4 टू द पावर 0 1 यानी स्केलर के 1 कंपोनेंट, 4 टू द पावर 1 यानी 4 यानी वेक्टर्स के 4 कंपोनेंट्स, 4 डायमेंशंस में, है ना। तो इतनी दूर की चर्चा मैंने कर रखी है। इस तरीके से मैंने टेंसर्स को क्लासिफाई करा था। आज के इस वीडियो में मैं टेंसर्स को फिर से क्लासिफाई करूंगा। आज जो हमारा बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का वो क्या होगा, आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व किए यानी कि कुछ कोऑर्डिनेट्स मेज़र किए, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म किए यानी रोटेट कर दिए, और फिर हमारे पास जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया उसमें हम लोग फिर से फिजिकल क्वांटिटी को, उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व किए यानी कोऑर्डिनेट्स मेज़र किए। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करेंगे यानी कोऑर्डिनेट्स को मेज़र करेंगे तो हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे, है ना। अगर स्केलर है तो 1 कंपोनेंट, वेक्टर है तो 3 कंपोनेंट, डायडिक्स है तो 9 कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो आज हम लोग अपने टेंसर्स को क्लासिफाई इस बेसिस पे करेंगे कि जब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं यानी कि जब अपने कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इन कंपोनेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है।
ये कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। अगर इस बेसिस पे हम लोग अपने टेंसर्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 तरह के टेंसर्स होंगे। पहला जो होगा वो होगा कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर्स, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। जो दूसरा होगा वो होगा कोवेरिएंट टेंसर। जो तीसरा होगा वो होगा इनवेरिएंट टेंसर। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर्स पर मैं बस एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग इनवेरिएंट टेंसर पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, है ना। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, स्केलर्स के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी जब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर देंगे, तो स्केलर का जो फॉर्म है उसमें किसी भी तरह का चेंज हमें नज़र नहीं आएगा, है ना। यानी कि स्केलर क्या है, इनवेरिएंट है, ठीक है। तो इनवेरिएंट है स्केलर, ये मैंने वहाँ पे बताया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्केलर्स ही इनवेरिएंट है, और भी हायर ऑर्डर के टेंसर्स होते हैं जो इनवेरिएंट होते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली उसी पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि आज हम लोग क्रॉनिकर, डेल्टा टेंसर, एप्सिलॉन टेंसर, क्रुथकॉफ्स टेंसर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में स्ट्रिक्टली मैं क्रॉनिकर, डेल्टा टेंसर के ऊपर डिस्कशन करूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्सिलॉन टेंसर, यानी कि अल्टरनेट टेंसर भी उसे हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बुक्स में ये अल्टरनेट टेंसर नाम से भी आता है। इनवेरिएंट टेंसर्स को बहुत सारे बुक्स में आइसोट्रॉपिक टेंसर भी कहा जाता है, आइसोट्रॉपिक टेंसर्स। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इनवेरिएंट टेंसर्स, आइसोट्रॉपिक टेंसर्स, दोनों में कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करने के बाद कंपोनेंट्स में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा। कंपोनेंट्स जो होंगे जस का तस रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट टेंसर्स कहेंगे। ऐसे टेंसर्स जिन पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कंपोनेंट्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उस तरह के टेंसर्स को हम लोग इनवेरिएंट टेंसर्स कहेंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग इसी इनवेरिएंट टेंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले ये कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट, ये जो टर्म्स हैं इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट जो टर्म है, कॉन्ट्रा वेरिएंट जो टर्म है, एक बात और, समेशन कन्वेंशन क्या होता है ये भी मैं बता देना चाहूँगा लगे हाथों। समेशन कन्वेंशन, है ना, समेशन कन्वेंशन। सपोज हमारे पास एक सीरीज है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। ऐसे इक्वेशंस हमने अपने पिछले 2 वीडियोस में लिखे हैं, है ना। पहले वाले वीडियो में मैंने ऐसे इक्वेशंस लिखे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते वक्त। अब सपोज कि ये an x n तक है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से n ai xi, ठीक है। ai xi, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब टेंसर्स जो है इसका यूज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में करा था, ठीक है। तो उन्होंने इसे और ज़्यादा सिंपल लिखने का एक तरीका बताया, जिसे हम लोग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन कहते हैं। उन्होंने क्या बताया कि हम लोग इसे सिर्फ ai xi भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये x टू दी पावर i नहीं है। ये xi को हम लोग क्या पढ़ेंगे
कि ये जो i है ये सुपर स्क्रिप्ट है इस x के ऊपर। ये i क्या है? सुपर स्क्रिप्ट है। ये i क्या है? सुपर स्क्रिप्ट है इस x पे। ठीक है, ये i पावर नहीं है, ये i सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये ai xi ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई समेशन कन्वेंशन। इस वीडियो में मैं ये समेशन जो है इसका यूज नहीं करूंगा, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखेंगे आप, और बगल में मैं लिख दूंगा कि इन समेशन कन्वेंशन। तो आपको समझ जाना है कि ये समेशन यहाँ पे है, लेकिन ये समेशन मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि हम लोग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में अपने इक्वेशंस को लिख रहे हैं, इसीलिए ये समेशन वहां पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई समेशन कन्वेंशन की। अब हम लोग आते हैं अपने कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट के इक्वेशंस पे। तो सपोज कि कॉन्ट्रा वेरिएंट, ठीक है, कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए हमें अभी मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जो अपने क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग टेंसर्स का, उसमें हम लोग किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को रोटेट कर दिए, यानी कि कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, तो हमारा जो कंपोनेंट था वेक्टर का या टेंसर का, अगर स्ट्रिक्टली बोलूँ तो टेंसर के जो कंपोनेंट्स थे वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस बेसिस पे अगर डिवीज़न करें तो ये तीनों है ना। उसमें इनवेरिएंट मैंने आपको बता दिया कि कंपोनेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं, नो चेंज इन द कंपोनेंट्स, तो इनवेरिएंट टेंसर्स। तो ठीक है, नो चेंज आया तो इनवेरिएंट टेंसर्स। लेकिन ये कोवेरिएंट क्या है और कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या है, ये क्या है? ठीक है, तो कॉन्ट्रा वेरिएंट सपोज हाँ, ये कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग डिफर नहीं कर सकते कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट के बीच। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आप कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट के बीच डिफर नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इसे मत समझ लीजिएगा, ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कि ये हमारा एक एक्सिस है। ठीक है, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये एक एक्सिस है। सपोज ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिवीज़न है वो सपोज मीटर्स में है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये मीटर्स में है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम लोग अपने स्केल को चेंज कर दिए, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को में हम लोग चेंज क्या किए, सपोज ये एग्जाम्पल है, एक फॉर्मली एग्जाम्पल नहीं है, मतलब मैं एक अनफॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इसे बस समझने के लिए आप रखिएगा। तो ये डिवीज़न जो है ये क्या है, मीटर्स में है। अब हम लोग इसके स्केल में चेंज कर देते हैं, इसको मीटर्स से सेंटीमीटर्स में चेंज कर देते हैं। तो जब आप इसे मीटर्स से सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे ये 1 डिवीज़न जो है वो 100 डिवीज़न में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 डिवीज़न जो है वो 100 डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगा। इसे आप सेंटीमीटर्स में चेंज कीजिएगा, है ना, तो ये 0 से 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक में गया, है ना। लेकिन अगर हम लोग इसे सेंटीमीटर्स में लिखे, 0 फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर ये जाते जाते यहाँ सपोज 100 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से यहाँ जाने में ये 1 मीटर का टाइम लग गया। यानी हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए अपने स्केल को। ठीक है, लेकिन ये सपोज हमारा के फ्रेम था और ये सपोज हमारा के प्राइम फ्रेम था। ठीक है, अब के फ्रेम में जब हम लोग अपने फिजिकल क्वांटिटी यानी डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को जो भी है उसे जब हम लोग मेज़र कर रहे थे, तो हम लोग क्या मेज़र कर रहे थे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, किसमें, मीटर्स में। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, स्केल चेंज कर दिए। तो हम लोग स्केल चेंज कर दिए, यानी स्केल को डिवाइड कर दिए, है ना, मीटर से सेंटीमीटर में ट्रांसफॉर्म हो गए हम लोग। तो अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, यानी कि
जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी ये हमारा क्या था, ये हमारा कंपोनेंट था, ये जो हम लोग ऑब्जर्व किए ये हमारा क्या था, कंपोनेंट था, और ये क्या था हमारा स्केल, है ना, चेंज ऑफ स्केल, ये हमारा चेंज ऑफ स्केल था और ये हमारा कंपोनेंट्स था। तो अगर पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको आना है तो आपको 100 से इनटू करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना है तो आपको इस स्केल में 100 डिविजन्स करने होंगे। यानी हम लोग स्केल में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, स्केल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और कंपोनेंट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। यानी कि जो हमारा चेंज है कंपोनेंट्स में वो इनवर्स चेंज है ना। हमारा जो स्केल में जिस तरीके का हम लोग चेंज कर रहे हैं उस तरह का कंपोनेंट्स में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम लोग स्केल में जिस तरीके का चेंज कर रहे हैं उसका इनवर्स चेंज आ रहा है कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स को हम लोग सपोज कि हम लोग 5 मीटर ऑब्जर्व किए तो आप उसे 100 से डिवाइड करके आपको सेंटीमीटर नहीं मिलेगा, आपको उसमें 100 से इनटू करके सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन जो हमारा स्केल था उस स्केल में हमें डिविजन्स करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनवर्स है। यानी चेंज ऑफ स्केल के कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स चेंज आ रहा है कंपोनेंट्स में। तो ऐसा जिसका कंपोनेंट बिहेव करता है उस टाइप के टेंसर्स को हम लोग कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर्स। ठीक है, अब सपोज कि हमारे पास ग्रेडियंट है, ठीक है, हमारा स्केल जो है वो ग्रेडियंट का स्केल है। हाँ, ग्रेडियंट क्या होता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, यानी कि पर मीटर इसका यूनिट होता है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिविजन्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिविजन्स दिए हुए हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब इसे हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फिर से वही यहाँ से यहाँ जाते 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 हमें यहाँ पे अगर 10, यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये 50, ये 60, 70, 80, ये 100 यहाँ पे पहुँचेंगे, है ना। ये डिवाइड किए हम लोग चेंज ऑफ स्केल को। अब ये हमारा के फ्रेम हो गया, ये हमारा के प्राइम फ्रेम हो गया। ठीक है, अब आप इस के फ्रेम में सपोज के फ्रेम में ये जो पार्शियल ग्रेडियंट जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो किस में आएगा, वो सपोज एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और क्या आएगा, पर मीटर, है ना, वो क्या आएगा, पर मीटर। अब इसे अगर हम लोग सेंटीमीटर्स में चेंज करना चाहें, है ना, सपोज ये 5 पर मीटर है, ठीक है, इसे सेंटीमीटर्स में आप चेंज करना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 पर मीटर। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर्स में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ये पर मीटर था तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पर मीटर था तो 5 × 1/मीटर ऐसा लिख सकते हैं। तो इस मीटर को हमें 100 में चेंज करना है तो हमें 100 में सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से इस मीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या था, 5, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या था, 5। इस 5 में हम लोग 100 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और स्केल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केल में भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसा चेंज स्केल में वैसा ही चेंज कंपोनेंट्स में, है ना। तो इस तरीके जिन टेंसर्स के कंपोनेंट्स में ऐसा चेंज आता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, कोऑर्डिनेट के रोटेशन के बाद जिन टेंसर्स के कंपोनेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं उन टेंसर्स को हम लोग कोवैरिएंट टेंसर्स कहते हैं। और जिसमें इनवर्स होता है उसे हम लोग कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर्स कहते हैं। ठीक है, अब
अब अगर हम लोग इक्वेशंस लिखे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए एंड कोवेरिएंट्स के लिए, है ना, तो कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए सपोज ये मैंने ये हमारा टी प्राइम है, ठीक है, यानी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो हमें कोऑर्डिनेट मिला वो टी प्राइम है ये, ठीक है। टी प्राइम इज इक्वल्स टू ये समेशन ये डेल एक्स अपॉन डेल सॉरी डो एक्स अपॉन डो एक्स और ये फिर यहाँ पे ये टी, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ इक्वेशन हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये किसका केस है, कॉन्ट्रावेरिएंट का केस है। कॉन्ट्रावेरिएंट के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुपर स्क्रिप्ट्स का यूज करेंगे और कोवेरिएंट के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रावेरिएंट के केस में सुपर स्क्रिप्ट, कोवेरिएंट के केस में सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट के केस में ये डो एक्स अपॉन डो एक्स, ठीक है, यहां पे ये अगर आई है, ठीक है, तो यहां पे भी ये प्राइम और ये आई हो जाएगा और यहां पे ये जे और यहां पे ये जे। फिर हमारे जे की जो वैल्यू होगी वो 1 से 3 के तक 3 डायमेंशंस के लिए, है ना। तो रैंक 1 के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स के लिए अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखें तो हमें वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। क्या, ये टी, ये आई, ये प्राइम इक्वल्स टू डो एक्स प्राइम आई डो एक्स जे और ये टी जे, जहां पे जे की वैल्यू 1 से 3, आई की भी वैल्यू 1 से 3, x1 x2 x3 एक्स वाई जेड के इक्वल है, ठीक है। x1 जो है वो x के इक्वल है, x2 जो है वो y के इक्वल है और x3 जो है वो हमारा z के इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने कोवेरिएंट टेंसर्स के लिए लिखे, कोवेरिएंट टेंसर्स के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें अपने इक्वेशंस को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कोवेरिएंट टेंसर्स के लिए। तो मैंने क्या बताया, कोवेरिएंट टेंसर्स के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज किए। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, ये पावर नहीं है ना, ये पावर नहीं है, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। 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 अब देखिए कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए सॉरी कोवेरिएंट के लिए यहाँ पे टी इक्वल्स टू समेशन ये डो एक्स अपॉन डो एक्स, ठीक है, और यहाँ पे फिर से टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कोवेरिएंट्स के लिए लिखना है। तो कोवेरिएंट्स के लिए लिखना है तो ये नीचे ये प्राइम, ठीक है, ये कोवेरिएंट्स के लिए लिखना है ये नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्राइम वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा आई, और यहाँ पे ये जे और यहाँ पे ये जे, जहाँ पर जे की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के 3 तक होगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा कोवेरिएंट वेक्टर और सॉरी टेंसर्स, और ये होगा हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ रैंक 1। हम लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ रैंक 1 के लिए तो ऐसे लिखेंगे, और कोवेरिएंट टेंसर्स ऑफ रैंक 1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे तो ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम लोग रैंक 2 के लिए लिखें तो ये जो कोफिशिएंट है ये 2 हो जाएगा। ये जो कोफिशिएंट है अगर कोवेरिएंट रैंक 2 के लिए लिखे तो ये जो कोफिशिएंट है ये 2 हो जाएगा। अब शुरुआत में जब मैं ये डिविजन्स बता रहा था, है ना, ये डिविजन्स जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला जो टर्म है, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डो एक्स अपॉन डो एक्स ये प्राइम आई ये जे इज इक्वल्स टू डो एक्स अपॉन डो एक्स ये जे और ये प्राइम आई,
ये जो टर्म होगा ये इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना ही डिस्कशन कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन मैं इसके ऊपर अभी नहीं करूंगा। अभी हम लोग इनवेरिएंट टेंसर्स पे आते हैं, आइसोट्रॉपिक टेंसर्स पे आते हैं, और इस पे हम लोग क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर जो है उसके ऊपर अपना डिस्कशन हम लोग करते हैं। ठीक है, सो इनवेरिएंट टेंसर्स, तो मैंने आपको क्या बताया, आज जो हमारा बेसिस है टेंसर्स को क्लासिफाई करने का, वो क्या है कि जब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करेंगे, तो जो हमें नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा उसमें हमारे कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कॉन्ट्रावेरिएंट में इनवर्स चेंज आपको दिखेगा, कोवेरिएंट में सेम तरीके का चेंज दिखेगा, और इनवेरिएंट्स में आपको नो चेंज, है ना, कोई डिफरेंस ही नज़र आएगा किसमें, कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहला इनवेरिएंट टेंसर कौन सा था? यस कौन सा था? स्केलर, है ना, स्केलर था। मैंने आपको बताया था कि रैंक 0 का जो टेंसर है, यानी जो स्केलर है, वो सारे के सारे स्केलर्स क्या हैं? इनवेरिएंट हैं। बट स्केलर्स के अलावा हमारे पास और भी हायर ऑर्डर के कुछ टेंसर्स हैं जो कि इनवेरिएंट है। ठीक है, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर, एप्सिलॉन टेंसर, जिसे अल्टरनेट टेंसर भी हम लोग बहुत सारे बुक्स में देखते हैं, अल्टरनेट टेंसर यूज़ किया हुआ है नोमेनक्लेचर, और फिर ये क्रुथकॉप्स टेंसर। ठीक है, इनवेरिएंट टेंसर आपको बहुत सारे बुक्स में आइसोट्रॉपिक टेंसर के नाम से मिलेगा। HK दास की जो बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स की, उसमें ये आपको आइसोट्रॉपिक टेंसर के नाम से मिलेगा, इनवेरिएंट टेंसर्स। ठीक है, अब आज का ये डिस्कशन मैं तीनों पे डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर पर ही आज का डिस्कशन हो पाएगा। तो क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर क्या है ये आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन में डील करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, तो 3 डायमेंशन में ही डील करते हैं। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि x जो है वो x1 है, y जो है वो y1 है, और z जो है y जो है वो x2 है, और z जो है वो x3 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2x अपॉन 2y क्या होगा? अगर हम लोग x को पार्शियली डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? सोचिए, 2x अपॉन 2z इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 2z इज इक्वल्स टू 2z अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 2z अपॉन 2y इज इक्वल्स टू, सोचे, x को अगर हम लोग y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लड्डू मिलेगा, है ना, यानी यहाँ पे एक बिग ज़ीरो, ये सारे के सारे टर्म्स ज़ीरो मिलेंगे हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? सोचिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो, z को z के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो 1 मिलेगा, है ना। तो अब ये जो 2 लाइन मैंने लिखा है, इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लिखिए, 2x1 अपॉन 2x2 इज इक्वल्स टू 2x1 अपॉन 2x3, है ना, इज इक्वल्स टू 2x2 अपॉन 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 अपॉन 2x3
इज इक्वल्स टू डो x3 अपॉन डो x1 इज इक्वल्स टू डो x3 अपॉन डो x2। ये सारे के सारे टर्म्स हो जाएंगे लड्डू यानी 0। अब इस वाले को अगर हम लोग लिखें तो डो x1 अपॉन डो x1 इज इक्वल्स टू डो x2 अपॉन डो x2 इज इक्वल्स टू डो x3 अपॉन डो x3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि अगर 1 और 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 0 1 1 2 2 3 3 1। ठीक है, मैजिक हो गया ये तो, है ना। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म में जब हम लोग इसे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस तरीके से हम लोग इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर वाले सब स्क्रिप्ट को, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो ये सब स्क्रिप्ट है ना, ऊपर वाले सब स्क्रिप्ट को अगर हम लोग आई एज्यूम कर लें, नीचे वाले सब स्क्रिप्ट को अगर हम लोग जे एज्यूम कर लें, और हम लोग अगर ऐसा लिखें कि डो एक्स आई अपॉन डो एक्स जे इज इक्वल्स टू 0 एंड 1, है ना। या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 1 होगी। बोल नहीं रहा हूं, करके मैंने दिखाया है आपको, है ना, बोल नहीं रहा हूं। तो ये किसके लिए और ये किसके लिए, जरा सोचिए। 0 कब और 1 कब? तो 0 तब जब i नॉट इक्वल्स टू j, और 1 कब? जब i इज इक्वल्स टू j, है ना। कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन देख के तो चेहरे पे स्माइल आ गया होगा, क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर पढ़ रहे हैं, है ना। क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर हम लोग जानते हैं 0 या 1 के इक्वल ही होता है। तो टेंसर्स में हमारे नज़रों के सामने 3 तरह के डेल्टा फंक्शन मिलेंगे, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन। पहला जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये क्या होगा, मिक्स्ड टेंसर होगा। फिर दूसरा क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये क्या होगा, ऊपर है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट। ऊपर है मतलब क्या ऊपर है, ये आई और जे ऊपर है। आई और जे ऊपर है मतलब सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट है, इसलिए कॉन्ट्रा वेरिएंट। फिर ये डेल आई जे ऐसा नीचे वाला मिलेगा तो ये कोवेरिएंट। कोवेरिएंट क्यों? क्योंकि ये आई जे नीचे है ना। इन सब की वैल्यू सेम है, 0 1 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे 0 एंड फॉर आई इक्वल्स टू जे 1, सबकी वैल्यू सेम है। लेकिन यहाँ पे टेंसर्स में हमें ये 3 तरह के क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शंस, क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर्स मिलेंगे। ये मिक्स्ड टाइप का टेंसर होगा, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट होगा और ये कोवेरिएंट होगा। लेकिन सारे के वैल्यूज 0 और 1 फॉर आई इज इक्वल्स टू जे 1 होगा और आई नॉट इक्वल्स टू जे 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे किस तरह के डेल के बारे में, किस तरह के क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन के बारे में, क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये आई और जे क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, इसीलिए ये मिक्स्ड टेंसर। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल आई जे इज इक्वल्स टू डो एक्स आई अपॉन डो एक्स जे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर और नीचे डो एक्स के प्राइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इन समेशन कन्वेंशन।
समेशन, TION, समेशन कन्वेंशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समेशन है लेकिन दिखेगा नहीं, किसकी वजह से? मेरा गलती नहीं है, आइंस्टीन की वजह से। क्योंकि आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग इस इक्वेशन को बिना समेशन के भी लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। समेशन को क्या बोलते हैं, ओमिट कर सकते हैं, यस। तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा क्या हो गया, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रोटेशन के पहले की, है ना। यानी हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसमें हम लोग ऐसा ऑब्जर्व कर रहे थे। अब हम लोग रोटेट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रोटेशन करने के बाद, यानी आफ्टर रोटेशन। अब ये मत पूछेगा कि क्या चीज़ का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन थोड़ी ना, कोऑर्डिनेट का रोटेशन, है ना। आफ्टर रोटेशन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल आई जे प्राइम क्यों, आफ्टर रोटेशन है इसीलिए प्राइम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो एक्स आई प्राइम, जो यहाँ पे इक्वेशन था ठीक उसका उल्टा, डो एक्स। अच्छा, इसको हम थोड़ा सजा के नहीं लिखे, यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके छोड़ दिए, इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे ये के प्राइम इधर ले आइए, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जे था, ये जे को इधर ठेल देते हैं, ये अब ये थोड़ा सजा हुआ लग रहा है ना। तो इस तरीके से लिखना है, ये होता है क्रोनेकर डेल्टा टेंसर, ठीक है। तो इस टर्म को ही हमें यहाँ लिखना है, डो एक्स आई प्राइम डो एक्स जे प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई करा था, डो एक्स के प्राइम, तो ये प्राइम वाला केस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डो एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे और डो एक्स के डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सजा के लिखते हैं, तो कॉपी में मिटाने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना। डो एक्स के, और यहाँ पे क्या भूल गए हम, जे, और यहाँ पे प्राइम, है ना। सही लिखे है ना, सही ही होगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर डो एक्स एल और डो एक्स एल से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस डो एक्स एल को यहाँ पे रहने दीजिए, और इस डो एक्स एल को इस डो एक्स के से हम लोग अदला बदली कर देते हैं। यहाँ पे के को यहाँ पे ले आते हैं, के को यहाँ पे ले आते हैं, और एल को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये डेल एल के मिलेगा हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होगी डेल एल के। तो यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन था ये भी इन समेशन कन्वेंशन, और ये वाला जो इक्वेशन था ये भी इन समेशन कन्वेंशन, सब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये डेल, ये आई, ये जे, ये प्राइम, ठीक है, इज इक्वल्स टू डो एक्स आई प्राइम अपॉन डो एक्स एल, डो एक्स के बाय डो एक्स जे प्राइम, और यहाँ पे डेल के एल, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिला यहाँ पे देखिए आप, ये भी समेशन कन्वेंशन में है, इन समेशन कन्वेंशन, यहाँ पे जो समेशन है वो छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ट्रांसफॉर्म किससे हो रहा है, डेल आई जे प्राइम से डेल एल के में,
है ना। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट में कितने इंडिसेस, 1 एंड 2, 2 इंडिसेस, यानी कि ये जो हमारा क्रोनिकल डेल्टा टेंसर है वो कितने रैंक का, ये रैंक 2 का, ठीक है। तो ये इनवेरिएंट होगा, मिक्स्ड टेंसर है, ये इनवेरिएंट है, मिक्स्ड टेंसर है, रैंक 2 का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और जो ऊपर डो आई जे ऊपर वाला था वो कॉन्ट्रावेरिएंट, डो आई जे नीचे वाला जो था वो कोवेरिएंट, और जो ऊपर वाला था वो कॉन्ट्रावेरिएंट, और ये जो था ये मिक्स्ड टेंसर रैंक 2। रैंक 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो इंडिसेस है ना। और ये मिक्स्ड टेंसर क्यों, क्योंकि आई और जे ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों, मतलब ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी सुपर स्क्रिप्ट भी है और सब स्क्रिप्ट भी है। सिर्फ अगर सुपर स्क्रिप्ट रहता तो हम लोग बोलते कि कॉन्ट्रावेरिएंट है, सिर्फ अगर सब स्क्रिप्ट रहता तो हम लोग बोलते कोवेरिएंट है, लेकिन दोनों है, इसलिए मिक्स्ड टेंसर है। इनवेरिएंट है, क्यों इनवेरिएंट है, क्योंकि कंपोनेंट्स जो हो रहे हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना। कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफर नहीं कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसलिए इनवेरिएंट है। कितने रैंक का है, 2 रैंक का है, रैंक 2 का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिसेस हैं, ठीक है, सब बराबर। अब हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्रोनिकल डेल्टा टेंसर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्रोनिकल डेल्टा टेंसर को लिखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिजल्ट जो न्यूमेरिकल में बहुत आता है वो ये कि डेल आई आई, ठीक है। ये देखिए डेल आई आई है, यानी आई इक्वल्स टू जे है, दोनों सेम है ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने इक्वेशन लिखा था, क्या इक्वेशन लिखा था, ये हटा देते हैं। यहाँ पे आई आई हम लोग नहीं लिखते हैं, आई जे ही लिखते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आई जो है वो जे के इक्वल है, ठीक है। आई जो है वो जे के इक्वल है, ठीक है। कंडीशन क्या है, आई जो है वो जे के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समेशन कन्वेंशन में ये इक्वेशन लिखा हुआ था, हम बताए थे, अभी लिखे थे जब, तो हम साइड में लिखे थे कि इन समेशन कन्वेंशन, इसलिए हम समेशन नहीं दिए थे, लेकिन वहाँ पे समेशन है ना। अब इसका वैल्यू हम 0 और 1 लिखे थे, तो ये क्या लिखे थे, डो एक्स आई अपॉन डो एक्स जे, ऐसा कुछ हम लिखे थे। तो ये जो था समेशन कन्वेंशन में था। समेशन कन्वेंशन कहने का मतलब है कि जब आप i और j के वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो अगर आप 3 डायमेंशन में हैं तो ये वैल्यू आपको कैसा मिलेगा, 3 डायमेंशन में अगर आप हैं तो ये कैसा मिलेगा, डो x1 अपॉन डो x1 प्लस डो x2 अपॉन डो x2 प्लस डो x3 अपॉन डो x3, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्यों, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ना। और क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन में अभी हम लोग पढ़े कि 0 एंड 1, 0 इज आई नॉट इक्वल्स टू जे और 1 आई इज इक्वल्स टू जे। तो इस डो आई जे फॉर आई इक्वल्स टू जे, इसका वैल्यू 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3। ये किसका केस हुआ, 3D का केस हुआ, ठीक है। अब अगर 4D का केस है तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगा i इक्वल्स टू जे के लिए। या फिर ये आपको ऐसे भी मिलेगा i इक्वल्स टू जे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू जे, ये जो रिजल्ट है ये ऐसा है, ये i और ये ऊपर में भी i, ये ऊपर में भी आई, ये सुपर स्क्रिप्ट में आई और ये सब स्क्रिप्ट में भी आई। ये इसका मतलब क्या है कि आई और जे दोनों सेम है। अब ये इसका जो वैल्यू है ये 3 होगा, किसके केस में, 3D के केस में, 3D के केस में, ठीक है। अब जब 4D का केस होगा तो एक और कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डो x4 अपॉन डो x4, है ना। और ये वहाँ पे भी हमें 1 मिलेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो ये 4 होगा कब के केस में, 4D के केस में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये डो आई आई वाला वैल्यू भी आपको समझ में आया होगा। अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और फटाक से जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं हमारे क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन का। तो ये एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है, और ये हमारा हो गया आई जे
के एल जनरल फॉर्म, ठीक है। ये आई जे और के एल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज, एक 1, एक -1 और एक 0, ठीक है। 1 कब होगा ये वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं जब आई जो होगा वो के इक्वल होगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें हम तब से क्या चल रहा था, आई ऊपर और जे नीचे चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे बस डिनोट करने का जो तरीका है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, इसलिए ये अलग अलग इक्वेशंस लिख रहा हूँ ये जनरल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर जे यहाँ पे रख देते हैं तो इसीलिए जे को यहीं रहने देते हैं, यहाँ पे के कर देते हैं, यहाँ पे एल कर देते हैं। अब सही है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा कंडीशन क्या था कि 1 होगा कब, जब i इक्वल्स टू जे होगा, ठीक है। i इक्वल्स टू जे एंड k इक्वल्स टू एल, ये केस होगा। ऑल्सो ये कॉमा एंड यहाँ पे फॉर एंड i नॉट इक्वल्स टू k, ठीक है। i और k सेम नहीं होना चाहिए, i और j, k और l अगर सेम है तो ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1, ठीक है। -1 कब होगी, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, i l j k, यानी i जो होगा वो l के इक्वल होगा, j जो होगा वो k के इक्वल होगा और i जो होगा वो k के इक्वल नहीं होगा, है ना, तब -1। अब ये 0 फॉल ऑल अदर व्हाट, कॉम्बिनेशंस, ऑल अदर कॉम्बिनेशंस, है ना। दिमाग तो घूम गया होगा ये इक्वेशन देख के, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर सपोज i की वैल्यू है 1, i j k l m n, जो भी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते n तक ही ना जाएगा। तो सपोज कि जो हमारा i है वो है 1, ठीक है, जो हमारा k है वो है 2, अब j जो है वो है 1 और l जो है वो है 2। तो अब आप इस रिजल्ट का यूज़ करके मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कम ऑन, तो देखिए i जो है j के इक्वल है, k जो है l के इक्वल है, ठीक है। आंसर नहीं बताएंगे अभी। उसके बाद दूसरा डेल, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। इसका वैल्यू बताइए। उसके बाद डेल, आप सोचिए वो दोनों का वैल्यू, तब तक हम थोड़ा और देखते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 3 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 2 4 5 उतना दूर नहीं जाने चाहिए, है ना, 4 1। चलिए इन सब का वैल्यू बताइए फटाक से, कम ऑन। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, इसको आप खुद से इस रिजल्ट को लिखिए। जनरल, ये क्या है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्रोनिकर डेल्टा टेंसर, है ना। इसको आप कॉपी में लिखिए और इन रिजल्ट्स को बताइए, खुद से फाइंड कीजिए वीडियो को पॉज कर कर। अब मैं बताता हूँ आंसर्स। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेज़ हैं, आंसर सही बताइएगा, है ना। तो ये i, ये k, ये j और ये l। तो i जो है वो j के इक्वल है, k जो है वो l के इक्वल है, यानी 1। अब यहाँ पे देखिए, ये i जो है वो j के इक्वल है, k जो है वो l के इक्वल है, यानी 1। अगर yes तो यू आर रॉन्ग और अगर नो देन यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थर्ड भी है कि i जो है वो k के इक्वल नहीं होना चाहिए और यहाँ पे i जो है वो k के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू लड्डू ना कि -1,
ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे I जो है वो L के इक्वल है और ये जो है ये इसके इक्वल है और ये दोनों जो है वो नॉट इक्वल है, यानी यहाँ पे आंसर -1। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है और ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए 0। I अगर J के इक्वल है, K अगर L के इक्वल है तो, और I अगर K के इक्वल नहीं है तो 1। I L के इक्वल है, J K के इक्वल है, I K के इक्वल नहीं है तो -1। और इन दोनों के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन है, वो सारे 0। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है, abhishek.ambar103@gmail.com। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace. Thanks for watching this video.